देखिए, ये चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 5 है और आज के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कूलम्ब फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी और फाइनली हमको एक रिजल्ट मिला था कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ये होता है। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट तो हमारे पास अवेलेबल हो गया था कल। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई थी परमिटिविटी के बारे में और शायद आपको याद भी हो कि जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, तो वो आई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और शायद उसका जो यूनिट था वो आपका आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। आज के इस पार्ट में हम लोग परमिटिविटी के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या है और इसका रोल क्या है। ठीक है, तो हम ये चीज तो जानते हैं कि जब दो चार्जेस, ठीक है, एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि अगर दोनों चार्जेस को एक आर डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए तो इन दोनों चार्जेस के बीच एक फोर्स एक्सर्ट होता है, रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव। रिपल्सिव कब? जब दोनों के दोनों सेम नेचर के चार्जेस हों, और अट्रैक्टिव कब? जब दोनों के दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेस हों। लेकिन हमें फोर्स निकालने की वैल्यू तो पता चल गई कि वो वैल्यू इतनी होती है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कशन करें तो हम ये समझ सकते हैं कि फोर्स का मतलब क्या है। देखिए, जब मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पेन है और इस पेन पे मुझे फोर्स लगाना है, ठीक है, और फोर्स लगा कर मैं इसको आगे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो बेसिकली फोर्स लगाने का क्या मतलब होगा? फोर्स लगाने का क्या मतलब होता है कि जब मैंने अपने पाम से, मतलब अपने हथेली से इस पे फोर्स लगाया इस पेन पे, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने हाथ से इस बॉडी पर एक एनर्जी ट्रांसफर की है। ठीक है ना, तो जब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो फोर्स लगता है और फोर्स लगने से ये बॉडी जो है आगे की तरफ बढ़ गई। यही कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें भी लगाएं तो हम ये पाएंगे कि भाई जब ये दोनों चार्जेस हैं, ठीक है, तो लेट सपोज कि Q1 चार्ज जो है वो Q2 चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है। अब ये सी बात है, Q2 चार्ज Q1 चार्ज पे भी एक फोर्स लगाएगा। तो चार्ज जब दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पहला चार्ज है वो दूसरे चार्ज पर एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ये वाला चार्ज इस चार्ज पे अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा, तभी तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं जिसको कि कूलम्ब फोर्स कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्चुअली में रिलेटिव होगा किससे, या कह सकते हैं कि एक्चुअल में फंक्शन होगा किसका? इट्स अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि भाई ये चार्ज इस चार्ज पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तभी तो उस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ये बात आई थिंक समझ में आ ही रही होगी आपको। तो कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, किससे रिलेट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे नाम आ गया? तो भाई मैंने फोर्स के साथ इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? एनर्जी की वजह से। तो एनर्जी के साथ इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा दी है। आई थिंक ये छोटी सी बात आपको क्लियर हो ही रही होगी। अब क्वेश्चन ये है कि भाई तो अगर अब ये जो दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है एक मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक है ना, ये दोनों चार्जेस एक मीडियम में रखे हुए हैं। तो समझिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान सुनिएगा। मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी विशेषता जो कि इन दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इफेक्ट को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मीडियम की उस प्रॉपर्टी को हम लोग, या मीडियम की उस विशेषता को हम लोग
परमिटिविटी कहते हैं। फिर से मेरी बात सुनिएगा, चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहे हैं, उस एनर्जी के इफेक्ट को कम करने के लिए मीडियम की जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, जो विशेषता रिस्पॉन्सिबल है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं, जिसे हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में एप्सिलॉन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बट मेरी राइटिंग थोड़ी सी बनते बनते कुछ इस टाइप की बन गई, बट आप ऐसे बनाइए, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर आप चाहें तो इसका एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन भी लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। एक मीडियम की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है विच कंज्यूम्स सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इफेक्ट को कम कर देता है या कंज्यूम कर देता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको परमिटिविटी की बेसिक मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अच्छा, यहां से एक चीज तो निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, कम होगी, भाई एनर्जी कम अगर ट्रांसफर होगी तो फोर्स भी कम लगेगा, एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होगी तो फोर्स भी ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो खैर, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इनके बीच एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम कब होगी, जब परमिटिविटी ज्यादा होगी। बात आप समझ रहे हैं? जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी, भाई परमिटिविटी की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक एनर्जी के इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा। तो परमिटिविटी जैसे जैसे ज्यादा हो रही है, क्या इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वैल्यू वैसे वैसे क्या होगी, आपकी कम। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है परमिटिविटी के साथ। और ये चीज हम चाहें तो इस कल जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था उसमें हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो एक्चुअली में परमिटिविटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो आप चाहें तो इस चीज को नोट डाउन कर लें, छोटी सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम हमारा इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन चार्जेस उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी परमिटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। आई होप कि ये बात आपको तो समझ में आई होगी। कल हमने कैलकुलेट किया था कि वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या वैक्यूम में जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ये तो कल हमने कैलकुलेट किया था। इसके बिहाफ पे अब जो परमिटिविटी है, ठीक है, उसको हम 2-3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। तो पहला जो डिवीजन है वो ये है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और दूसरा जो डिवीजन आता है वो रिलेटिव परमिटिविटी आती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे आगे, इसको समझ लेते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फ्री स्पेस में परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या उसी को हम लोग नाम देते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसको कि हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन थोड़ा सा किया था। दूसरी जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा जितनी भी मीडियम होंगे, वाटर मीडियम, ग्लास मीडियम, रबड़ का मीडियम, प्लास्टिक का मीडियम, XYZ जो भी मीडियम है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम EM यूज करते हैं, मीडियम की परमिटिविटी। अब जिस मीडियम की बात होगी वहां पे हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। और इन सब के अलावा एक दूसरी होती है जो रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसके बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कशन कर देंगे। तो आई होप कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब हम इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं और थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इसकी वैल्यू तो हमको पता होती है, एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी की वैल्यू हमको एग्जैक्टली पता है, लेकिन किस परमिटिविटी की, तो वो परमिटिविटी जो इसमें
वैक्यूम मीडियम है या फिर फ्री स्पेस मीडियम है। लेकिन समस्या ये है कि अगर मीडियम, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ 2 चार्जेस रख दूँ, ठीक है? या पानी के अंदर 2 चार्जेस रख दूँ, तो भाई और पूछा जाए कि आपकी इलेक्ट्रिक फ़ोर्स निकालिए, तब तो वो आपके लिए समस्या है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे परमिटिविटी की तो वैल्यू पता ही नहीं है। तो उसको कैसे टैकल करेंगे, अब हम इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में तो आ गई होंगी। बहुत से लोग परमिटिविटी का जो रियल मीनिंग है वो स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसका कुछ लेना देना तो है नहीं, ठीक है? तो बट इट्स अ वेरी फंडामेंटल टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक नाम आपको मिलेगा परमिट परमिटिविटी की जैसा ही मिलता जुलता एक नाम आपको मिलेगा आगे, वो नाम होगा आपका परमेबिलिटी, ठीक है? वो भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी है मीडियम की, बट चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगी, ठीक है? तो आगे जब हम उसको पढ़ेंगे कभी, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस की, ठीक है? तो देखिए, एक केस अगर मैं अज्यूम करूं, लेट सपोज कि देयर आर 2 चार्जेस, ठीक है? आई होप कि आपको सब क्लियर तो हो ही रहा होगा, वीडियो क्लियर है। चलिए, तो मान लेते हैं कि 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है आपका Q1, एक चार्ज है आपका Q2। उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है आपका R, ठीक है? ओके, नाउ पहली केस ये कि ये मानते हुए कि ये दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में, ठीक है? तो अगर फ्री स्पेस में रखे गए हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, वैक्यूम मीडियम है या फ्री स्पेस मीडियम है, मतलब मीडियम नहीं है, तो मैं उसको समझने के लिए F0 लिख देता हूँ, नो मीडियम, इलेक्ट्रिक फोर्स इन नो मीडियम, वैक्यूम मीडियम, ठीक है? लेकिन अगर केस 2 की मैं बात करूं, ये तो हो गया फ्री स्पेस में। लेकिन अगर फ्री स्पेस ना हो, तो अगर कोई मीडियम हो, कोई अदर मीडियम हो एक्सेप्ट फ्री स्पेस या वैक्यूम मीडियम, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो F मैं यहाँ पे M लिख देता हूँ समझने के लिए, जो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? वो मीडियम जिसको हम फ्री स्पेस कह रहे हैं। यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है, फॉर एग्जांपल ग्लास या जो भी कुछ है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कुछ और नाम देता हूँ एम, समझने के लिए कि रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम, याद करिए अभी 2 मिनट पहले बताया था, ठीक है? और फिर अगेन बाकी सब चीजें तो वही रहेंगी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई डाउट? लेकिन वेट करिए, अगर आपको 2 चार्जेस की वैल्यू पता हो, लेट सपोज 2 कूलम और 3 कूलम, और कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जो चार्जेस हैं वो रखे हुए हैं कहाँ पे? फ्री स्पेस में। तब और पूछूं आपसे कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तब तो बस इसी फॉर्मूले में आप रखेंगे, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू तो आपको पता ही है, Q1 Q2 R और एप्सिलॉन नॉट, सबकी वैल्यू पता है आपकी, सॉल्व कर जाएंगे। लेकिन जहां मैं पूछा कि अगर ये वाटर में रखा हुआ है, तो आपके पास ये जो टर्म है ना, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। एक तो तरीका ये है कि आप रट लें, हर मीडियम की वैल्यू रट लें, लेकिन समस्या ये कि कितनी सारे मीडियम है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम कुछ ना कुछ आगे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो खैर, ये इतनी बातें आपको क्लियर हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा से इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2, अगर थोड़ा सा मैं लॉजिकली सोचूं और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से, ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए, नाउ यू विल गेट एफ एम अपॉन F0 विच इज इक्वल टू,
ये पूरी की पूरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन एम, ठीक है। नाउ एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है कितनी, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या, सॉल्व करते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 पाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नो डाउट। तो हमारे पास बचेगा क्या, सो विल गेट एफ एम अपॉन एफ नॉट विच इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन एम अपॉन 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इतनी वैल्यू आएगी। थोड़ा और इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो हम ये पा जाएंगे कि 1/एप्सिलॉन एम, ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर ले जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ एम ओवर एफ नॉट की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, देखिए तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम के बराबर होगी। कोई डाउट, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया हम लोगों को। आप चाहे तो पहले इसको नोट डाउन कर लें। नाउ अगेन, अब ये जो मिला मुझे, ठीक है, देखिए ये जो रिलेशन मुझे मिला ना, ये एक्चुअली में रेशियो मिला है, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये है परमिटिविटी इन मीडियम। तो ये जो रेशियो है फ्री स्पेस की परमिटिविटी और मीडियम की परमिटिविटी के बीच, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो रिलेटिव परमिटिविटी टर्म आया था वो आपको क्लियर तो हुआ ही होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है तो आप बताइए कि रिलेटिव परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी और किसी मीडियम की परमिटिविटी का रेशियो होता है। कुछ लोग एप्सिलॉन आर के साथ लिखते हैं, कुछ लोग के भी साथ लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, डोंट वरी, उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको बस ये चीज समझनी है। ओके, तो यहां तक आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, खैर यहां तक चीजें आपको मिल गई, ठीक है। ये सॉरी 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 सॉरी, ये रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करता हूं, तो इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूं, तो देखिए उल्टा मुझे क्या मिल जाएगा, सो विल गेट एफ नॉट ओवर एफ एम। तो अगर मैंने इसको पलटा है तो इधर वाला भी टर्म पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका ई एम अपॉन ई नॉट, ठीक है। बस मैंने इसको अपोजिट कर दिया है। तो ये जो रेशियो मुझे मिला है, ये टर्म, ये जो लिखा है ना ई एम अपॉन ई नॉट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। कुछ लोग इसी को नॉर्मली के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल नोट डाउन करिए। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी ई आर आया है, या फिर उसको जिसको मैं के कह रहा हूं, कुछ लोग इसको रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। कुछ लोग इसको, इसी चीज को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। कुछ लोग इसी को स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो ये सारे नाम हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा इन सारे नामों की क्यों कहा गया ये सब समझ में आएगा आपको। बट समझ लीजिए कि जो डाइलेक्ट्रिक
जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी है उसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो कहानी थी। आई होप कि ये बात समझ में आएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो रेशियो निकल के आया इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे क्या होगा मैं आगे डिस्कशन करूंगा, बट फिर भी आप नोट डाउन करिए, आगे इसका आपको फायदा समझ में आएगा इसी वीडियो के लास्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने हैं। अब देखिए यहाँ जो हमने यहाँ पे आते हैं। देखिए इन सारी चीजों को अगर मैं मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि ऑब्वियस सी बात है, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना ई एम, ठीक है, इसको मैं चाहूं तो जनरलाइज कर सकता हूं। अगर आप देखिए ध्यान से इस रिलेशन का यूज करके, तो हम पा सकते हैं ई एम अपॉन सॉरी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, या फिर हम क्या कहूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना मिल जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि एप्सिलॉन देखिए एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर को के से लिख रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या? और इस चीज को अगर मैं इसमें प्लेस कर दूं तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा। यहाँ से ये सारी चीजें अगर मैं इस इक्वेशन में प्लेस करूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इन द मीडियम विल गेट 1/4 पाई। इस ईएम की जगह मैं ये प्लेस कर सकता हूं के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज, तो ये जो वैल्यू मिली है इट्स अ जनरल स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ फॉर एनी मीडियम। अगर यहाँ पे के की वैल्यू 1 होगी तो वो मीडियम कौन सा बन जाएगा आपका, वो मीडियम बन जाएगा आपका फ्री स्पेस का मीडियम। क्योंकि अगर आप देखिए के की वैल्यू 1 रखते ही ये तो 1 हो गया, बाकी सारे फंडे वही फॉर्मूले तो हैं जो इसमें आपका आ रहा है। तो अगर के की वैल्यू 1 है तो वो फार्मूला किसके लिए, कूलम फोर्स किसके लिए होगा, यानी के की वैल्यू अगर मैं कहूँ के की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब चार्जेस कहाँ पे रखे होंगे, वैक्यूम मीडियम या फ्री स्पेस मीडियम में। तो ये है जनरल फार्मूला फॉर कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म बिटवीन टू चार्जेस। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एनी मीडियम विच इज इक्वल टू 1/4 पाई। यहाँ के की जगह एप्सिलॉन आर भी यूज कर सकते हैं, तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें एक ही हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। फर्दर इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। ओके, अच्छा इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए समस्या ये आती है कि भाई अगर मैं इसी फॉर्मूले की बात करूँ, देखिए ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली हैं वो आपने आई होप कर ली होंगी, लेकिन समस्या ये है कि अगर फ्री मीडियम है, फ्री स्पेस है, तब तो आपने इसकी वैल्यू रख ली थी और आपने कल कैलकुलेट भी की थी जिसकी वैल्यू आपकी आई थी, याद है ना, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत जब तक आप पेपर दे के खत्म ना हो, जब तक आप पढ़ाई करते रहे। ठीक है, इतनी होती है। लेकिन कैसे हम किसी दूसरे मीडियम की वैल्यू की परमिटिविटी को कैलकुलेट करेंगे, तो वो एक समस्या है। तो चलिए मैं उसको डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें निकाली गई हैं इसका यूज़ क्या है। ओके, सो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ।
ओके, सो यहाँ तक की चीज़ें इरेज कर देते हैं। बस इतनी बातों से हम लोग को मतलब होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ ये रहा हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि परमिटिविटी से रिलेटेड है। तो चलिए, एक तो तरीका ये है कि आप मीडियम की परमिटिविटी रट लीजिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। तो सबसे पहले मैं आपको मीडियम की परमिटिविटी, देखिए ये हो गया आपका ओके, सो ये हो गया आपका, हाँ नहीं चल रहा है भाई, ये हो गया आपका मीडियम, ठीक है। ओके, ये हो गई मीडियम की, सॉरी बड़ा गंदा सा लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका मीडियम, ठीक है। ये हो गई मीडियम की परमिटिविटी, ओके। नाउ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए क्या यूज है, तो मीडियम अगर वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है, तो आपने कल ही निकाला था फ्री स्पेस में जो सॉरी वैल्यू है वो कितनी थी, वो होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कोई समस्या नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी कहिए या फिर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, के से। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि के की वैल्यू 1 होती है, पहली चीज। दूसरा, अगर एयर मीडियम है, एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम जो होता है एक्चुअली में देखिए, जो के की वैल्यू होती है यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो देखिए कितना नियर अबाउट है, 1.0005 के बराबर होती है। तो कह सकते हैं कि नियर अबाउट या लगभग लगभग जो के की वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, ठीक है। इसीलिए कभी आप बुक पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा होगा कि मीडियम या तो वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो या एयर हो, इन तीनों में जो के की वैल्यू होगी वो, जो के की वैल्यू है वो 1 ही होगी, लगभग लगभग नियर अबाउट। तो अगर के की वैल्यू 1 होगी तो एयर मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस बात है वही होगी, ठीक है। याद रखिएगा, अगर मीडियम आपका ग्लास या वाटर है, चलिए वाटर ही मान लेते हैं पहले, वाटर, तो खेल एक्चुअली में यही शुरू होता है। देखिए वाटर अगर मीडियम है तो वाटर मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो एक्चुअली में 81 होती है। मैं आगे बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी एग्जैक्ट एक्चुअल में परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होगी वो मैं अभी बता रहा हूँ। ऐसे ही ग्लास, ग्लास मीडियम की, तो ग्लास कई टाइप के होते हैं, तो कई टाइप के ग्लासेस में कोई भी जो वैल्यू रेंज होती है वो एक्चुअली में 5 से लेके 10 के बीच होती है, 6 हो सकती है या 8 हो सकती है, ठीक है। एक नाम आप लोग बहुत जानते होंगे, केमिस्ट्री में बहुत होता है, NaCl, पता नहीं क्या होता है लेकिन आप लोग खोजिएगा। तो NaCl का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो आपकी 5.9 होती है। तो ये तो बात थी इतनी। अब ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर की, ग्लास की, यानी तो एक्चुअल परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए बड़ा इजी है इसको कैलकुलेट करना। अगर मैं इस फॉर्मूले को लेके चलूं तो इस फॉर्मूले से मुझे एक रिजल्ट मिला है, EM अपॉन E नॉट
इज इक्वल टू के। ठीक है, यहां से मैं EM की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितना मिलेगा भाई, जरा ध्यान समझना। वो मिलेगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर मीडियम के के की वैल्यू पता हो तो हम उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का मल्टीप्लाई करके उस मीडियम का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। देखिए ये बहुत इजी है। तो ये वाटर है अगर, तो वाटर का एग्जैक्ट परमिटिविटी कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम, मीडियम क्या है यहाँ पे, चलिए वाटर है तो W लिख देता हूँ। के की वैल्यू कितनी है 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कितना इजी है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 7 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 716.85 इंटू 10⁻⁻12, या इसको थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखें तो डेसिमल इधर जाएगा, तो एक्चुअली में कितनी वैल्यू हो जाएगी 7.16, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10। आप समझ रहे हैं। तो देखिए जैसे ही मीडियम जो है वो फ्री स्पेस से कोई दूसरा मीडियम हुआ, अगर आप देखिए तो परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। कैसे, ये 10⁻12 है, ये 10⁻10 है, तो -10 की वैल्यू ज़्यादा होती है -12 के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये जो वाटर की परमिटिविटी होगी वो वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज़्यादा होगी। ऐसे ही ग्लास की परमिटिविटी कैसे निकाल सकते हैं, तो ग्लास की तो बहुत सी वैल्यू है, आप किसी भी एक वैल्यू को लीजिए, यानी कि इसका फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं, बस कोई एक वैल्यू लीजिए। लेट सपोज कि अगर आपको निकालना है परमिटिविटी ऑफ ग्लास, तो क्या करेंगे, हम कोई एक के की वैल्यू लेंगे, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई नॉट से। बात समझ रहा है। ऐसे ही NaCl का मतलब देखिए उसकी के की वैल्यू कितनी होती है 5.9, तो हमको अगर परमिटिविटी ऑफ NaCl निकालना है, NaCl, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा आपका, के की वैल्यू हो गई आपकी 5.9 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप जरूर एज अ होमवर्क बताइएगा, ठीक है, की वैल्यू कितनी होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं अगर आप, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी मीडियम होंगे आपको उन मीडियम का केवल क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ के की यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू। आप एक्चुअल में परमिटिविटी की वैल्यू मीडियम का याद करने चलेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि देखिए कितना खतरनाक खतरनाक नंबर लिखा है। लेकिन ये याद रखना आसान है कि वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एयर की क्या है, वाटर की क्या है, ग्लास की क्या है, NaCl की क्या है। ये कुछ बेसिक है, आपको याद रखना भी चाहिए एज एस्पिरेंट। ठीक है, तो खैर इतनी बातें थी। अच्छा, इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, इसका फिजिकल यानी कि इसका रियल में मीनिंग क्या होता है। तो देखिए इसका रियल में मीनिंग ये है कि ये जो हमने निकाला हुआ है ना, EM इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये है, अगर आप देखिए के की वैल्यू हमने क्या रखा हुआ है, अगर वाटर मीडियम ले रहे हैं तो के की वैल्यू 81 रखी हुई है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो परमिटिविटी वाटर की होगी वो एक्चुअल में फ्री स्पेस मीडियम का 81 गुना होगा, मतलब 81 टाइम्स ज्यादा होता है वाटर की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। यानी फ्री स्पेस की जितनी भी परमिटिविटी होती है उससे 81 टाइम ज्यादा होती है वाटर की परमिटिविटी। आप समझ रहे हैं ये बात, क्लियर है चीज। ये होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका एक और मीनिंग भी है, वो क्या है, आप शायद इसको पहले नोट डाउन कर लें, मैं 1 मिनट के लिए रुक जा रहा हूं।
देखिए इसका एक और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स, क्योंकि फोर्स से भी रिलेटिव है, तो उससे क्या रिलेशन है इसका, चलिए उसको भी थोड़ा सा मैं कंसल्ट कर लेता हूँ। देखिए तो अगर आप देखें ध्यान से, तो जो एफ नॉट अपॉन एफ एम है, ठीक है, वो एक्चुअल में किससे रिलेट कर रहा है, आ, के से, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहें तो हम ये पाएंगे कि अब देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जैसे परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, घटती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ से एफ एम की वैल्यू निकालिए अगर आप, तो एफ एम जो होगा वो एक्चुअली में किसके बराबर होगा, के टाइम्स, सॉरी एफ नॉट की वैल्यू हम निकालते हैं, देखिए ध्यान से, एफ नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, के टाइम्स ऑफ एफ एम। ओके, इसका क्या मतलब हुआ जरा समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट वैक्यूम मीडियम में लगेगा, ठीक है समझिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इन वैक्यूम मीडियम, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इन वाटर मीडियम में लगेगा या किसी दूसरे मीडियम में लगेगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम है ना, वो एक्चुअली में किसी दूसरे मीडियम का के टाइम्स ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल समझिएगा कि अगर मैं कहूँ कि दोनों दोनों चार्जेस पहले वैक्यूम में रखे थे फिर वाटर में रखा है, तो वाटर में के की वैल्यू कितनी होती है, 81, ठीक है, एम की जगह कितना हो जाएगा, डब्लू। क्लियर है, यानी कि वाटर में जितना क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम फोर्स वाटर के अंदर जितना भी लगेगा, उसमें हम अगर 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स किस में लगेगा आपका, ये फ्री स्पेस में। बात समझ आ रहा है आपका। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि फ्री स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तब एक छोटा सा मैं एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दी न्यूमेरिकल, तो जरा देखिए ध्यान से इसको समझ लीजिए, फिर मैं इस वीडियो का एंड कर दूंगा आज, ठीक है। चलिए मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, लेट सपोज कि टू चार्जेस Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है। अब मान लीजिए कि Q1 और Q2 1 कूलम के हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर के है, तो फटाक से हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो एफ नॉट, एफ नॉट का मतलब दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, अच्छा जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, जनरल फॉर्मूला तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि फ्री स्पेस में के की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो उस केस में एफ नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फटाक से देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है 1, Q2 की वैल्यू 1, आर के स्क्वायर यानी आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी एफ नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और एक्चुअली में इसकी वैल्यू तो हमको पता है ना, 9 × 10⁻⁹ इतना लगेगा। सेम अगर इसी चीज को मैं देखिए, अगर यही दोनों चार्जेस, ध्यान से समझिएगा,
यही दोनों चार्जेस अगर वाटर मीडियम में रखे हों तब, ज़रा मैं अगर कहूँ कि वैल्यू निकालिए कितनी होगी, तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप करिए क्या, देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की वैल्यू निकाल दी, हम करें क्या कि इलेक्ट्रिक फ़ोर्स वाटर मीडियम के लिए निकालना, तो हम करें क्या? इलेक्ट्रिक फ़ोर्स में क्या करें, 81 से डिवाइड कर दें, सीधी-सी बात, बहुत सिंपल सी चीज़। तो हमारा कितना निकल जाएगा, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए कितनी आई है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन किससे डिवाइड कर दें, 81 से, कितना आंसर आ जाएगा मेरा, पानी में लगने वाले इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की वैल्यू। तो 9 9 ज़ा 81, सो विल गेट 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये लगने का किसमें, वाटर में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है। और 1/9 की वैल्यू हम निकाल तो सकते हैं, इतना तो मुझे भी आता है। तो आई थिंक कितना हो जाएगा आपको, 0 पॉइंट, ये 10 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 10, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू। आई होप कि आपको ये बात समझ में तो आ ही रही होगी। आप चाहे तो इसको और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। तो मैं, अगर आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, तो जो चार्ज पहले फ्री स्पेस में रखा था उसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, कितनी आई थी भाई, 9 इंटू 10 to the power 9। अगर आप चेक करना चाह, अगर आप ध्यान से देखिए तो वाटर में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। और मैंने अभी बताया कि हमको अगर ये निकालना हो कि किसी दूसरे मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, तो सीधे सीधे क्या करिए कि आप उसी के टाइम से सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए, आपका सीधे रिजल्ट आ जाएगा कि दूसरे मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में तो आया ही होगा पूरा का पूरा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट रह जाता है, उसको नोट डाउन आप कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बस 2 लाइन का है। तो वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम मीडियम या फ्री मीडियम में मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जो रिलेटिव पर सॉरी जो परमिटिविटी होती है, जो परमिटिविटी होती है एब्सोल्यूट मीडियम की, वो सबसे कम होती है। जानते हैं ना कितना होता है, 8.85 इंटू 10 to the power -12। मतलब बाकी जितनी भी वैल्यू होगी एब्सोल्यूट पर सॉरी सॉरी जो परमिटिविटी की, वो इससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक चीज, दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, इसका मतलब जो दूसरे मीडियम में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमेशा हमेशा फो वैक्यूम में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स से हमेशा क्या होगा, कम होगा। और इसका अब उल्टा मैं बात करूं, तो जो रिलेटिव जो एक्चुअल में परमिटिविटी होगी वो सबसे कम होगी बाकी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी से। तो ये 2 बातें आप याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, और कहीं कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।